नमस्कार, मैं क्रांति सिंह। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन के खास कार्यक्रम संसद की रिपोर्ट में। बीते 18 जुलाई से सदन का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। बीते एक सप्ताह सदन का हंगामेदार रहा, लेकिन आज जिक्र सदन में पेश उस विधेयक की जो इस सप्ताह चर्चा का विषय बना और देश के सामने एक विमर्श छोड़कर गया। वो विधेयक है कौन सा? चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। शुक्रवार को देश की संसद में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश हुआ। विधेयक का नाम था स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2021 और विधेयक पेश किया गया आरजेडी के सांसद मनोज झा ने। बिल को पेश करते हुए मनोज झा ने कहा कि ये बिल मैं पेश कर रहा हूं, लेकिन इस बिल का जन्म सामूहिक सोच, सामूहिक दृष्टिकोण और सामूहिक प्रसंग के कारण हुआ है। बिल मैं लेके आया हूं, लेकिन इस बिल के पीछे सदन के कई सदस्य जो आज नहीं हैं, भाजपा के हों, ट्रेजरी बेंच के या अपोजिशन के, हम सब ने सेंट्रल हॉल में कोविड के महामारी के बाद कई दफ़े इस पे चर्चा की। तो ये निहायत ही मैं व्यक्तिगत बिल नहीं मानता, एक सामूहिक सोच, एक सामूहिक दृष्टिकोण, एक सामूहिक प्रसंग के वश इसका जन्म हुआ। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2021 प्राइवेट मेंबर बिल पर चर्चा करते हुए भाजपा सांसद राकेश सिन्हा ने कहा कि इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के आने से पहले सिर्फ एक एम्स था। वाजपेयी सरकार ने 6 एम्स की अनुशंसा की थी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 एम्स की स्थापना कर दी और आने वाले समय में ये 16 एम्स की संख्या 22 होने की उम्मीद है। अब किसी को भी इलाज कराने के लिए दिल्ली नहीं आना पड़ेगा। ये राइट तो हेल्थ नहीं तो क्या ही है। अटल जी की सरकार ने 6 एम्स की स्थापना की, सरकार चली गई, उसको पूरा बाद में हुआ। लेकिन 7 एम्स, 7 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस 2014 तक रहता। 2014 के बाद हम 2022 में भी प्रधानमंत्री जी ने देवघर में 16वें एम्स का उद्घाटन किया। 7 से 16 एक एम्स पर इस यह देश 1956 से लेकर अटल जी की सरकार बनने तक थी। 7 एम्स जो अटल जी के समय में 6 एम्स बने, वहां देश स्थिर हो गया। स्वास्थ्य की बात करते हैं और 16 एम्स हमने बना दिया 14 से 22 तक में, और हम दावा करते हैं कि प्रधानमंत्री जी इस देश में 22 एम्स बनाने वाले हैं। तो हिंदुस्तान का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होगा जहां ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नहीं होगा। किसी भी बीमार व्यक्ति को दिल्ली आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे राजधानी एक्सप्रेस पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने ही राजधानी में, अपने ही क्षेत्र में उसका इलाज होगा। ये राइट टू हेल्थ नहीं है तो और क्या है? अब चर्चा इस बिल की। इस बिल पर कर लेते हैं कि आखिर इस बिल में अहम बात क्या है। फिर प्रकाश डालेंगे कि आखिर भारत में राइट टू हेल्थ की राह कितनी आसान और कितनी कठिन है। इस विधेयक में प्रमुख बात यह है कि स्वास्थ्य के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया जाए। जैसे कि भारत में 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया है। बिल में इस बात को भी कहा गया है कि स्वास्थ्य का अधिकार अनुच्छेद 21 से जुड़ा हुआ मसला है। प्रस्तुत विधेयक में ये भी कहा गया है कि ये मसला नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 42 मानवेचित और न्याय संगत दशाएं प्रदान करना, अनुच्छेद 47 पोषण स्तर को बढ़ाया जाना, अनुच्छेद 49, 38 और 43 सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। बिल में स्वास्थ्य के प्रति भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया गया है। प्रस्तावित विधेयक में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता की बात करते हुए भारत सरकार का ध्यान मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय अनुच्छेद 12 ट्रिप्स करार और जन स्वास्थ्य संबंधी विश्व व्यापार संगठन की दोहा घोषणा 2001 अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम जैसे तमाम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया गया है।
स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2021 की बात करते हुए जिन मुख्य बिंदु को इसमें समायोजित करने के लिए कहा गया है उसमें मुख्य तौर पर भोजन का अधिकार, जल का अधिकार, सफाई का अधिकार, रोगोपचार का अधिकार, स्वास्थ्य देखरेख का अधिकार, सड़क सुरक्षा का अधिकार, व्यवसायिक सुरक्षा का अधिकार, ये सब इसमें शामिल है। लेकिन गौर करने वाली बात इस संसदीय विधेयक 2021 को पेश करते हुए जिस मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है उसकी व्याख्या में स्वास्थ्य निहित तो है लेकिन व्यापक रूप से परिभाषित नहीं है। अनुच्छेद 21 मुख्य रूप से सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार और निजात का संवैधानिक मौलिक अधिकार देता है। अनुच्छेद 21 में जीवन जीने के लिए मुख्य रूप से आर्थिक और रोजगार सुविधा पर जोर दिया गया है। अनुच्छेद 21 में परिभाषित किया गया है कि आपको संविधान का ये अनुच्छेद कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने तरीके से किए जा रहे कार्यवाही से संरक्षण प्रदान करेगा। प्रसिद्ध फ्रांसिस वर्सेस यूनियन टेरिटरी दिल्ली जजमेंट में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय नागरिक को गरिमामय और मानवतापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। इसमें भी आधार मुख्य तौर पर आर्थिक ही था। प्रसिद्ध पेमेंट डेवलपमेंट केस में भी सुप्रीम ने व्याख्या करते हुए कहा था कि अगर आपको किसी को गरिमामय जीवन जीने से वंचित करना है तो आप उसकी न्यूनतम मानदेय यानी सैलरी को रोक लीजिए या खत्म कर दीजिए। अनुच्छेद 21 में जो जीवन शब्द है उसको प्रमुख रूप से आजीविका से जोड़ा गया है, यानी कि अगर किसी का सम्मान पूर्वक और गरिमामय जीवन खत्म करना है तो आप उसकी आजीविका का साधन छीन लीजिए। इसीलिए जीवन जीने के अधिकार में आजीविका के अधिकार को उसका प्रमुख अंग माना गया है, ना कि स्वास्थ्य को। अनुच्छेद 21 के मूल में भारत के नागरिक के लिए अर्थतंत्र है, ना कि व्यापक स्तर स्वास्थ्य तंत्र। जहाँ तक नीति निदेशक तत्व और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता की बात है तो सरकार की वो नैतिक जिम्मेवारी है, लेकिन सरकार को इस कार्य के लिए कोई भी व्यक्ति या न्यायिक संस्था बाध्य नहीं कर सकती है। सरकार इस कार्य को करेगी, लेकिन संसाधन की पर्याप्त उपलब्धता होने पर। अगर संघ सरकार के पास प्रस्तावित विषय से महत्वपूर्ण विषय कार्य करने के लिए है तो संघ सरकार पहले उस विषय को पूरा करेगी, फिर इस विषय पर ध्यान आकर्षित करेगी। इसीलिए संवैधानिक कसौटी पर अभी ये बिल कई उलझनों में उलझ सकता है। और प्राइवेट मेंबर बिल का इतिहास तो हम सबको पता है ही, क्योंकि आजाद भारत के इतिहास के मात्र 14 प्राइवेट मेंबर बिल सदन से पास हुए हैं। देश की 16वीं लोकसभा में कुल 999 प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए गए थे। इस दौरान मात्र 4% बिल पर चर्चा हुई, जबकि 96% बिल बिना चर्चा के ही बाहर हो गए। दर्शकों, बात चली है तो देश में स्थापित आधारभूत स्वास्थ्य संरक्षण की भी बात कर लेते हैं। अभी देश में कोरोना महामारी की चपेट में है और हम इससे अभी मुक्त नहीं हुए। अगर कोरोना महामारी नहीं आती तो हमें कभी पता ही नहीं चल पाता कि स्वास्थ्य क्षेत्र में हमारी क्या कमियां हैं। जब कोरोना महामारी थी तो सब जगह कर्फ्यू की शांति थी, लेकिन उस शांति को चीर रही थी अस्पताल। कोरोना रोधी दवाइयों और ऑक्सीजन के लिए पीड़ित परिवार, जानों की असहाय चीख पुकार। अब अगर बात करें तो भारत अपने कुल सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 3.56% ही स्वास्थ्य पर खर्च करता है। राज्यसभा में सरकार के एक बयान के अनुसार भारत में 1445 लोगों पर सिर्फ एक डॉक्टर है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रति 1000 व्यक्ति पर एक डॉक्टर की आवश्यकता है। अगर देश भर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात करें तो देश की ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन इन स्वास्थ्य केंद्रों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की 82% कमी है। IPHS मानदंडों के आधार पर देखें तो वर्ष 2019 के दौरान इन केंद्रों में सर्जनों की कमी 85.6%, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ की 75%, चिकित्सक 87.2% और बाल रोग विशेषज्ञों की 89.9% की कमी दर्ज की गई है। ये जानकारी तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने राज्यसभा में दिए गए एक प्रश्न के जवाब में दी।
देश के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में कुल मिलाकर 21,340 विशेषज्ञों की जरूरत है, जिनमें से केवल 3,881 ही उपलब्ध है, जबकि 17,459 की कमी है। अगर देश भर में प्राइमरी हेल्थ सेंटर की बात करें तो यह भी स्थिति दयनीय बनी हुई है। देश में कुल 25,650 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में से 15,700 यानी कि 61.2% में केवल एक ही डॉक्टर उपलब्ध है और 1974 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में तो एक भी डॉक्टर नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लगभग 20,000 से 30,000 आबादी के लिए बनाया जाता है। स्वास्थ्य को मौलिक अधिकारों बनाने में से पहले हमें स्वास्थ्य से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत करना होगा, जिसमें लगभग 5 लाख करोड़ से अधिक के अतिरिक्त वित्तीय प्रबंधन की आवश्यकता है। भारत सरकार ने कोरोना महामारी के समय कमियों को दूर करने के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में वर्ष 2021 से 22 के बजट में 137% वृद्धि का प्रावधान किया था, जिसके तहत 2,23,846 करोड़ का प्रावधान किया गया था। लेकिन इसमें विधेयक में अड़चन क्या आ सकती है, इस बात पर भी चर्चा करना आवश्यक है। अगर भारत के संघीय ढांचे को देखें तो भारत में स्वास्थ्य का विषय राज्य का है। केंद्र इसमें तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब महामारी जैसी स्थिति पैदा हो जाए, जैसे कि कोरोना महामारी। उस समय एनडीए में पूरे देश पर लागू था और संघ के सभी राज्य इसको मानने के लिए बाध्य भी थे। लेकिन राज्य में स्वास्थ्य सुविधा कैसे बेहतर हो, इसकी देखरेख राज्य सरकार ही करेगी। हाँ, केंद्र दिशा निर्देश इस बाबत जारी कर सकता है, लेकिन इस राज्य सरकारों को उस निर्देश को अपने राज्य में उपलब्ध संसाधनों के हिसाब से लागू करने की पूरी आजादी होती है। स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार में परिवर्तित करने से राज्य सरकार पर एक जिम्मेवारी का भार आ जाएगा, जिसे उसे हर हाल में पूरा करना ही होगा, और अगर नहीं करता है तो उससे समय समय पर न्यायिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। बिल में स्वास्थ्य अधिकार के भीतर जिन विषयों की अनुशंसा की गई है वो भी अलग अलग विभाग के कार्य क्षेत्र में आते हैं। उन सबको मिश्रित कर एक इकाई में परिवर्तित करना भी एक बड़ी चुनौती है। भारत में स्वास्थ्य और मृत्यु के प्रति आमजनों की सोच नियतवादी रही है। किस्मत में ऐसा लिखा था तो हो गया। स्वास्थ्य खराब होना किस्मत से संबंधित हो सकता है, लेकिन खराब स्वास्थ्य के बाद बेहतर इलाज मिलना देश के नीति नियंता की समावेशी और दूरदर्शी सोच पर निर्भर करता है। ये विधेयक स्वास्थ्य का अधिकार सैद्धांतिक रूप से तो मजबूत है, लेकिन इसको मौलिक अधिकार बनाने के लिए मजबूत रणनीति, समन्वय और दलगत राजनीति से ऊपर की सोच चाहिए। तभी हम पूरे देश को स्वास्थ्य का मौलिक अधिकार दे पाएंगे। खैर, प्राइवेट मेंबर बिल का इतिहास बताता है कि संभवतः इस बिल का भविष्य क्या होगा, लेकिन वर्तमान में तो ये विधेयक हम सबके सामने एक चर्चा और विमर्श का विषय दे गया है। हमारी ये रिपोर्ट देख करके आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमने सबूतों के साथ में आपके सामने पूरी यहाँ पर जो है आपके सामने बायोग्राफी रखी है कि आखिरकार कैसे यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से किया जा रहा है हर कार्य, और कैसे इस विधेयक के पास होने के बाद क्या होगा। तमाम मुद्दे हमने आपके सामने रखे। इन मुद्दों के ऊपर आप लोग की जो भी प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।